हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। आप सभी को पता है फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 2 का चैप्टर 3 है, दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, ये ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा पढ़ लिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है, हम इसमें देखेंगे कि जो प्रोसेस होता है गैमेट फॉर्मेशन का, वो किस तरीके से होता है और जो गैमेट्स होते हैं वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं। फर्स्टली फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं मेल गैमेट्स के बारे में, ऑलवेज रिमेंबर मेल की जो टेस्टिस होते हैं, इस टेस्टिस के अंदर एक सेल पाया जाता है या फिर कह सकते हो पूरा का पूरा टिश्यू पाया जाता है। उसके सेल्स को हम कहते हैं जर्म सेल। ये जो जर्म सेल्स होते हैं ये सिंपली मियोसिस परफॉर्म करते हैं और मियोसिस परफॉर्म करने के बाद ये जो सेल्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म्स के अंदर। और ये जो स्पर्म्स होते हैं यही कहलाते हैं ह्यूमन मेल गैमेट्स, जो कि आगे चल के फर्टिलाइज करेंगे एग सेल को। जर्म सेल जो होता है वो डिप्लॉयड होता है एंड स्पर्म्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। इस तरीके से मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इफ वी टॉक अबाउट फीमेल गैमेट्स, तो फीमेल गैमेट्स के बारे में मैंने आपको बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता के रखा है कि फीमेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन है वो इन ओवरीज में होता है। बट ये जो ओवरीज होते हैं ना, ये कभी भी डायरेक्टली काम नहीं करते, ये अल्टरनेटली काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट मंथ में अगर ये ओवरी काम कर रहा है तो सेकंड मंथ में ये ओवरी काम करेगा, थर्ड मंथ में फिर से ये ओवरी काम करेगा, फोर्थ मंथ में फिर ये ओवरी काम करने लगेगा, फिफ्थ मंथ में फिर ये ओवरी, सिक्स मंथ में फिर ये ओवरी। तो अल्टरनेटली दोनों ओवरीज जो होते हैं एक दूसरे के बाद काम करते रहते हैं। और ये काम करते हैं इन द सेंस क्या, ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। सो इनका गैमेट्स प्रोड्यूस करने का जो मेथड होता है वो एक साइकिल के थ्रू होता है। उस साइकिल का नाम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये फीमेल का एक ऐसा नेचुरल साइकिल है जिसके थ्रू वो पर्टिकुलर फीमेल जिसके अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर हो रहा है, वो अपने रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए रेडी होती है या फिर अपने बॉडी को रेडी करवाती है इस साइकिल के थ्रू। और इस साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। फ्रेंड्स, इफ यू टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को सबसे पहले मैं आपको यहां पर डेफिनेशन लिख के दे देता हूं। इट इज अ नेचुरल साइकिल थ्रू विच a female prepares herself for reproduction। इस साइकिल को ही हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये ऑलमोस्ट 28 टू 30 डेज का होता है। 28 टू 30 डेज, जैसा कि आप देख सकते हो, लगभग लगभग एक महीने का होता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि एक महीने ये ओवरी काम करेगा, दूसरे महीने ये करेगा, फिर उसके अगले महीने में ये, उसके अगले महीने में ये। तो अल्टरनेटली ये लोग एक एक मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या करते रहते हैं, मैं एक एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपना रोल प्ले करते रहते हैं। फिर फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, तो इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए टोटल 4 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला होता है FSH। FSH स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन होता है LH। LH स्टैंड्स फॉर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। थर्ड हार्मोन इज ईस्ट्रोजन। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, ऐसा स्पेलिंग लिखोगे तो भी सही है या फिर ओ लगाओगे उसके स्टार्टिंग में तो ये स्पेलिंग जो होगी ये भी करेक्ट हो जाएगी। एंड द लास्ट वन इज प्रोजेस्टेरॉन। ये 4 जो हार्मोन्स होते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं फीमेल के बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है उसके बारे में, तो फीमेल बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कह सकते हो कि टोटल 4 फेजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज मेंस्ट्रुअल
phase. The second one is proliferative phase. The third one is कह सकते हो कि आप ovulatory phase. And the fourth one is secretory. फ्रेंड्स टू बी वेरी स्पेसिफिक, देखो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मेंस्ट्रुअल फेज जो है ये फर्स्ट फेज है, बट एक्चुअली ये जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है ये सबसे लास्ट फेज होता है फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका। जैसे आपने कुछ मूवीज में देखा होगा कि इनिशियली मूवी को स्टार्ट करते टाइम ही कुछ एक्शन या फिर कुछ क्लाइमेक्स वाला सीन दिखाते हैं, फिर आधा सीन दिखाने के बाद जो फाइट होने वाली है या फिर जो हीरो और विलन के बीच में फाइट होने वाली है या फिर जो कुछ भी क्लाइमेक्स होगा उसको आधे पे रोक दिया जाता है। फिर उसके बाद एक ऐसा टाइटल आता है लिखा हुआ कि फ्यू ईयर्स अगो, 1 ईयर अगो, 2 ईयर अगो या फिर फ्यू मंथ्स अगो, ऐसा वाला, और फिर पीछे की कहानी बताना शुरू कर देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमारे बुक के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को लिखा जाता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल फेज जो कि एक्चुअली लास्ट फेज है उसको पहले दिखाया जाता है, फिर उसके बाद में उसके वो मतलब ये फेज क्यों आया उसके पीछे का जो रीजन होता है ये इन फेज को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये 28 to 30 डेज इन्हीं फेजेस में क्या होता है डिवाइडेड होता है। मैं इन फेजेस का डेज यहां पर लिख देता हूं। जैसे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, ये होता है ऑलमोस्ट 1 to 1st to 5th डे तक ये चलता है। फिर अगर हम बात करते हैं प्रोलिफरेटिव फेज का तो इसके बाद स्टार्ट होता है, तो 6 से लेकर 13th डे तक ये चलेगा। ओव्यूलेटरी फेज सिर्फ एक दिन का 24 घंटे का फेज होता है, ये होता है 14th डे पे, एग्जैक्टली 14th डे पर होगा फ्रेंड्स। और जो सिक्रेटरी फेज होता है ये कह सकते हो कि 15th डे से स्टार्ट होगा, और जितना भी साइकिल रन कर रहा है, अगर 28 डे तक रन कर रहा है तो 28th डे तक, और 30 डे का रन कर रहा है तो 38 डे तक। तो मैं यहाँ पर 28 या फिर 38th डे तक ये क्या होगा साइकिल चलेगा। सो इस तरीके से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो चलता है। फ्रेंड्स टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो साइकिल है एक डायग्रामेटिक वे में समझाऊंगा। इसका डायग्रामेटिक वे मेरे समझाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू टेक्स्ट बुक का तरीका जो है। टेक्स्ट बुक में आपको एक स्क्वायर में एक डायग्राम बनाकर दिखाया हुआ है जहां पर बहुत सारे हॉर्मोन्स एंड ऑल दिखाया जा रहा है। मैं आपको यहीं पर वो डायग्राम जो होगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जो डायग्राम है जो हमने कल ये वाला बनाया था, इस डायग्राम की मदद से हम लोग पूरा का पूरा जो साइकिल है उसको समझेंगे। जैसे कि मैं फटाफट से यहाँ पर वो सिस्टम बना लेता हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर के बारे में एक चीज नहीं बताई थी कि ये वाला जो हिस्सा है, जो पहला नैरोअर हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं सर्विक्स, और ये जो कैनाल आप देख रहे हो या फिर ये जो ओपनिंग आप देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं वजाइना। और ये सारी चीजों को हम लोग अभी यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैं बना देता हूँ यूटेरस, और ये यूटेरस का निचला हिस्सा। ड्राइंग पे मत जाइएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा उतना एक्यूरेट नहीं है मेरा ड्राइंग। फिर उसके नीचे ये सर्विक्स वाला हिस्सा, और ये और थोड़ा सा जो नैरो हो जाता है ये वजाइनल ओपनिंग। फिर यहाँ पर ओवरीज रखे होते हैं एलमंड शेप के, जो कि मेसोथेलियम लिगामेंट से इस तरीके से जुड़े होते हैं, और इनको कह सकते हो कि ऐसे ओविडक्ट जो होता है वो पकड़ कर रखता है कुछ इस तरीके से। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फ्रेंड्स, एग्जैक्टली सेम नहीं है, ये जस्ट एक कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम है जो मैंने इस तरीके से बना रखा है। अब देखिए होता क्या है, जो फीमेल होती है जब उसका डेवलपमेंट शुरू होता है ना, जब वो अपने मम्मी के पेट में होती है, जब वो फीमेल, कोई भी एक फीमेल जब अपने मम्मी के पेट में होती है, तभी उसके बॉडी में सर्टन गैमेट्स के जो सेल्स होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, और मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 होता है वहां पर आकर रुक जाता है। तो ऑलरेडी हमें यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फॉलिकल्स जो होते हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं फ्रेंड्स। अब जब फीमेल्स की प्यूबर्टी हिट होती है, ओके फ्रेंड्स, जब फीमेल की जो प्यूबर्टी होगी जब वो हिट होगी तो क्या होगा, देखिए इसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। ब्रेन में खास करके एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस, और इसके नीचे ठीक एक ऐसे ग्लैंड्स लगे होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे, कह सकते हो कि फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, ह्यूमन फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कैसे होता है मैकेनिज्म, आप समझिए इस चीज को। सबसे पहले क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये जैसे ही फीमेल के अंदर प्यूबर्टी हिट करेगी, अच्छा इसको लेट्स डायग्राम स्टार्ट करने से पहले यूट्रस की लाइनिंग वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। ये आउटर मोस्ट लेयरिंग, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था, आउटर मोस्ट लेयरिंग को पेरीमेट्रियम कहते हैं, मिडल वाले को मायोमेट्रियम, फिर अंदर वाले को एंडोमेट्रियम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स,
हम लोग जो फेज से स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रोलिफरेटिव फेज से स्टार्ट करेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा ऑलरेडी बिना मेरे बताए, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो आप लेयर देख रहे हो, पहला लेयर, इसको हम लोग कहते हैं, कह सकते हो कि ये सबसे पहला पेरीमेट्रियम वाला पार्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है। फिर इसके बाद एक दूसरा लेयर आता है जिसको हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम, जो कि इस तरीके से वहां पर होता है। ये दूसरा वाला लेयर, इसको हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम, इस तरीके से। फिर मायोमेट्रियम के बाद जो अगला लेयर होगा, इट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। ये रेड वाला जो लेयर मैं अभी बना रहा हूं, ये वाला है फ्रेंड्स एंडोमेट्रियम, इसको हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम। मैं यहाँ पर अभी कुछ नेमिंग नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझाना है। अब देखिए मैकेनिज्म शुरू कैसे होता है। जैसे ही ये पर्टिकुलर फीमेल जो है ये अपने प्यूबर्टी को हिट करती है 12 से 13 साल में, या फिर जो भी उसका मेच्योरिटी का, सेक्सुअल मेच्योरिटी का एज होगा, हाइपोथैलेमस जो होता है ये पिट्यूटरी को कमांड करता है। और ये कमांड मतलब कैसे करेगा, चिल्ला कर नहीं करता है, ये हार्मोन निकालता है। उस हार्मोन का नाम होता है GnRH। GnRH जो होता है फ्रेंड्स, GnRH का फुल फॉर्म होता है, देखिए मैं यहां लिख देता हूं। GnRH जो है इसका फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो GnRH है इसका फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा जो कि पिट्यूटरी के पास चला जाता है। पिट्यूटरी, अब जैसा कि आप सभी को पता है, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ रखा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, हमारे पूरे बॉडी के जो ग्लैंड्स होते हैं उनको पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, लेकिन इसको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो वही चीज यहाँ पर हुआ, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को कमांड किया GnRH रिलीज करके। अब पिट्यूटरी को यह पता चल चुका है कि अब मुझे जो है वो जितना भी जो प्यूबर्टी वाले हॉर्मोन्स है उसको रिलीज करना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, सबसे पहले रिलीज करता है एक हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं FSH। और वो जो FSH होता है वो पिट्यूटरी से निकलता है और ब्लड से होता हुआ सीधा ओवरीज के पास आ जाता है। कौन सा हार्मोन है ये फ्रेंड्स, FSH, जिसको हम लोग कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है तो जो ओवरीज के अंदर रखे गए फॉलिकल्स होते हैं ये स्टिमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और इनका डेवलपमेंट जो होता है ना वो होना शुरू हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इनका डेवलपमेंट जो होता है वो शुरू हो जाता है। ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं ये एक दूसरा हार्मोन निकालते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ईस्ट्रोजन। और ये ईस्ट्रोजन जो होता है ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जब जाता है तो पर्टिकुलर फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो धीरे धीरे फटाफट से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होता है इन फीमेल्स के अंदर, तो उसी के साथ में ये जो एस्ट्रोजन होता है वो यूट्रस में भी पहुंचता है। और यूट्रस में पहुंचकर वो क्या करता है, हमारा जो ये एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है ना फ्रेंड्स, इस एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को कह सकते हो कि बढ़ाना शुरू करता है या फिर एंडोमेट्रियम को थिक बनाना शुरू करता है, जिस प्रकार मैं यहाँ पर इसकी थिकनेस को लगातार क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, बढ़ाते जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से एस्ट्रोजन क्या कर देगा, थिकनेस को बढ़ा देगा। अब हमारे बॉडी में ऑलवेज रिमेंबर, जब भी किसी मसल का हमारे बॉडी में कह सकते हो कि जो कंटेंट है वो बढ़ता है, मतलब कोई मसल्स का लेयर बढ़ता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोलिफरेशन। ओके फ्रेंड्स, जब भी हमारे बॉडी में किसी मसल्स का ग्रोथ होता है तो उस ग्रोथ को हम लोग कहते हैं प्रोलिफरेशन। अब इसमें आपने क्या देखा, इस टाइम पर ये जो एंडोमेट्रियम है इसका प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। और ऐसा लगभग लगभग 6 से 13 दिन तक होता है, मतलब ऑलमोस्ट एक वीक तक ये काम होता है। एग्जैक्टली जो साइकिल का 14th डे होता है वहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है एक दूसरा हार्मोन रिलीज करता है, इस हार्मोन को हम कहते हैं LH। और ये जो LH वाला हार्मोन होता है ये भी ओवरी के पास आता है LH। और ये क्या करेगा, जो फुल्ली डेवलप्ड फॉलिकल आप यहाँ पर देख रहे हो जो कि एस्ट्रोजन निकाल रहा था, ये इसको आकर क्या कर देगा, बर्स्ट कर देगा। और यहाँ से ये जो फॉलिकल होगा वो इस तरीके से फट जाएगा और इसके अंदर का जो ओवा होता है, जो ये जो सेंटर में आप देख रहे हो ये जो ओवा है, ये रिलीज होकर यहाँ पर आ जाएगा ओविडक्ट के अंदर, ताकि वो क्या हो जाए, फर्टिलाइज होने के लिए तैयार हो जाए। और यहाँ पर ये फॉलिकल जो है ये एज इट इज, इसका जो ऊपरी कवरिंग था ये एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो फॉलिकल है वो क्या हो गया, फट गया। अब ये जो फटने का जो प्रोसेस था या फिर ये जो ओवा निकल कर यहाँ पर आया, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं हम इसको, ओव्यूलेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को। अब ये जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है ये जिस टाइम पर होता है उस टाइम को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज, जो कि एग्जैक्टली 14th डे पर होता है। अब फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ईस्ट्रोजन कौन निकाल रहा था, ये डेवलपिंग फॉलिकल निकाल रहा था। अब वो LH की वजह से क्या हो चुका है, फट चुका है। तो अब अगर कोई एस्ट्रोजन नहीं निकला तो ये एंडोमेट्रियम नहीं बनेगा, और अगर एंडोमेट्रियम नहीं बनता है तो अगर ये एग जो है, जो ये फीमेल गैमेट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
फीमेल गैमेट। ये जो फीमेल गैमेट है इसी के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, ओवा, ओवम, एग, या फिर आप इसको कह सकते हो oocyte। ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये फॉलिकल बर्स्ट हो गया है, ओव्यूलेशन हो गया है, तो अब ये हॉर्मोन्स वगैरह कुछ निकालेगा नहीं, और हॉर्मोन्स नहीं निकलेंगे तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम की थिकनेस नहीं बढ़ने वाली है। और अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस नहीं बढ़ती है और ये फीमेल गैमेट अगर फर्टिलाइज हो जाता है, तो जो बच्चा बनेगा या फिर जो जाइगोट बचे बनेगा उसको यहाँ पर कह सकते हो कि इम्प्लांट करने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, ये जो जाइगोट यहाँ पर बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो यहाँ पर आकर क्या होगा, अटैच होगा, तभी इस बच्चे का डेवलपमेंट होगा आगे। अगर ये लेयर ही नहीं रहेगा तो उसको इम्प्लांटेशन के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। तो हमें सबसे पहले इस लेयर को क्या करना है, बचाना होगा। तो क्या होता है कि इस कह सकते हो कि इस माहौल को बनाए रखने के लिए ये जो बचा कुचा पार्ट होता है ओव्यूलेटरी फेज के बाद, जो ये फॉलिकल्स का जो बचा कुचा पार्ट है, ये येलो कलर के टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो येलो कलर का टिश्यू होता है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पे नाम लिख देता हूं मैं इसका, इसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, LUTEUM, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ये कह सकते हो कि दो हॉर्मोन्स निकालता है। पहला होता है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा निकालता है सम अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन। अब फ्रेंड्स देखो, अगर मैं एक कोई बिल्डिंग बनाता हूं इस तरीके से, और ये बिल्डिंग बनाने में मुझे मान लो कि कितना लग रहा है, 100 करोड़ रुपीस लग रहे हैं। अगर मैं आपको 10 करोड़ देता हूं और मैं कहता हूं कि ऐसी सेम बिल्डिंग मुझे बनाकर दो, तो ये बनाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 100 करोड़ की जो बिल्डिंग है वो 10 करोड़ में कभी नहीं बनाई जा सकती फ्रेंड्स। लेकिन ये जो 100 करोड़ की बिल्डिंग है उसको हम 10 करोड़ में मेंटेन जरूर रख सकते हैं। सेम उसी तरीके से एस्ट्रोजन जब निकल रहा था तो ये एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट तो हो गया, अभी सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन निकल रहा है, थोड़ा निकल रहा है, तो इसको बनाना पॉसिबल नहीं है लेकिन इसको मेंटेन करना जरूर पॉसिबल है। सो ये जो सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन होता है वो क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखे रहता है। और ये जो प्रोजेस्ट्रॉन निकल रहा है, ये प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, इन एंडोमेट्रियम के अंदर सर्टन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे अंदर। ये जो ग्लैंड्स होते हैं, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम के अंदर पाए जा रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं एंडो मेट्रियल ग्लैंड्स। अब ये जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करवाएगा, उनसे करवाएगा सिक्रीशन। उनसे किस चीज का सिक्रीशन करवाएगा, उनसे करवाएगा सिक्रीशन म्यूकस का, उनसे करवाएगा सिक्रीशन प्रोटीन्स का, उनसे करवाएगा सिक्रीशन एंजाइम्स का, उनसे करवाएगा सिक्रीशन न्यूट्रिएंट्स का, ताकि जब ये जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद अगर यहाँ पर आकर इम्प्लांट होता है तो उसको डेवलपमेंट के टाइम पे न्यूट्रिशन मिलता रहे। अगर फॉर एग्जांपल अगर मानिए हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, तो अगर उसको डेवलपमेंट अगर हमें करवाना है बच्चे का, तो उसको अच्छा खाना देना पड़ेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर जाइगोट के साथ में है। अगर यहाँ पर ये फर्टिलाइज होगा, फीमेल जो ओवम आया है यहाँ पर ओव्यूलेशन के बाद, अगर ये फर्टिलाइज होगा तो उसको डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होगा, एनर्जी। एनर्जी कहाँ आएगा, फूड से आएगा। तो वो फूड कौन निकालेगा, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स निकालेंगे। और इनको कौन कहेगा ये निकालने के लिए, प्रोजेस्टेरॉन कहता है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, एंडोमेट्रियल ग्लैंड से ये म्यूकस, प्रोटीन, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट का सिक्रीशन करवाएगा, जो कि यहीं पर इस तरीके से पड़ा हुआ रहेगा, इस तरीके से। और ये जो काम होता है ये पूरे चलता है, कह सकते हो कि 15th डे से जो लास्ट का डे होता है साइकिल का, वहां तक चलते रहता है। अब क्या होता है कि दो दो हफ्ते तक लगातार ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये वेट करता रहता है। कॉर्पस ल्यूटियम फ्रेंड्स याद रखना, ये येलो कलर टिश्यू है, ये येलो कलर का टिश्यू होता है। ये वेट करता है कि अब ये जो फीमेल गैमेट है फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होगा। लेकिन जब ये एग फर्टिलाइज नहीं होता है, हालांकि इस फीमेल गैमेट की जो एक्सपायरी डेट होती है वो होती है 24 आवर्स का। एक्सपायरी टाइम इसका होता है 24 आवर्स। मतलब अगर आज सुबह 10 बजे ये ओवा रिलीज हुआ तो कल सुबह 10 बजे तक ये ओवा खराब हो जाएगा। उसके बीच में अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब जाकर कहीं पर वो पर्टिकुलर जो फीमेल होगी वो प्रेग्नेंट हो सकती है या फिर वो कंसीव कर सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंसीवमेंट नहीं होगा। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम लगभग लगभग 12 से, आप देख सकते हो यहाँ पे 15 से 28 के बीच में 14 डेज आ रहे हैं। तो लगभग लगभग 12 से 14 डेज तक ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, वेट करता है। किस चीज का, गैमेट्स के फर्टिलाइज होने का। लेकिन जब गैमेट फर्टिलाइज नहीं होता है तो फाइनली ये जो येलो कलर का टिश्यू होता है कॉर्पस ल्यूटियम, ये कन्वर्ट हो जाता है एक व्हाइट कलर के टिश्यूज में। इस व्हाइट कलर के टिश्यूज को हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। ये जो कॉर्पस एल्बिकन्स है, मैं इसका स्पेलिंग यहां पे लिख रहा हूं, कॉर्पस
एल्बिकन्स। ये जो कॉर्पस एल्बिकन्स होता है ये कोई भी हार्मोन नहीं रिलीज करता है, और क्योंकि कोई भी हार्मोन नहीं रिलीज हो रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, इसीलिए ये जितना भी एंडोमेट्रियम होगा उसको मेंटेन करने वाला कोई नहीं बचेगा। और क्योंकि इसको मेंटेन करने वाला कोई नहीं बच रहा है तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, डीजनरेट होगा, मतलब टूटेगा, और टूट कर ये यहां से गिरना, वजाइनल ओपनिंग से गिरना चालू हो जाएगा फ्रेंड्स। और इस फेज को, जहां पर ये सारी चीजों का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। सो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, सिर्फ ब्लीडिंग होता है। अब ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम हमारे बॉडी का एक मसल होता है, एक लेयर होता है, इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स वगैरह का सप्लाई होता है। तो जैसे ही ये कॉर्पस एल्बिकन्स कन्वर्ट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो कन्वर्ट होता है कॉर्पस एल्बिकन्स में, ये कोई भी हार्मोन नहीं निकालता है, जिसकी वजह से ये सारा जो लेयर होता है वो डीजनरेट होकर टूट कर गिरना चालू हो जाता है, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। और जो ब्लड यहां से गिरता है इस ब्लड को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड। इस तरीके से कह सकते हो कि जो पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो काम करता है। अगर ये एग फर्टिलाइज हो जाता तो ये कॉर्पस ल्यूटियम एग्जिस्ट कर जाता, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो था वो नहीं हुआ, इसीलिए ये मेंस्ट्रुअल फेज ऑकर हुआ। यहां पर हमारा पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो खत्म हो चुका है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको इतनी ही चीजें जाननी है, और इसी पार्ट पे क्या बनेगा, क्वेश्चन बनता है। टोटल इस टॉपिक से, खाली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक है, इस टॉपिक से 5 मार्क के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चीज को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कि इसमें कितने फेज होते हैं, कौन सा हार्मोन इसको रेगुलेट करता है, कितने साइकिल का होता है, डेफिनेशन क्या होता है, कौन सा लेयर इसमें इन्वॉल्व होता है, एंडोमेट्रियम इन्वॉल्व होता है, कौन से फेज का कितना दिन होता है, ओव्यूलेशन कौन से दिन पर होता है, कितने कितने टाइम का होता है, सबसे बड़ा फेज कौन सा है, सेक्रेटरी फेज है, सबसे छोटा फेज कौन सा है, ओव्यूलेटरी फेज है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फेजेस है फ्रेंड्स। जब ये ब्रेकडाउन होता है तो फीमेल्स को बहुत ज्यादा पेन इसमें होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा जो इंटरनल लेयर है वो ब्रेकडाउन होकर गिर रहा है, तो आपको पता चलेगा ये चीज। जब हमें चोट भी लगती है तो हमें कितना पेन होता है। सोचो कि इतना सारा अगर ये लेयर टूट रहा है और कंटिन्यूअसली ये चीज 1 से 5 दिन तक चलती है तो उन्हें कितना पेन महसूस होता है। हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए सारे फीमेल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और कभी भी उनसे कोई भी उल्टी सीधी चीज फ्रेंड्स नहीं कहना चाहिए, बिकॉज वो एक ऐसे ह्यूमंस होते हैं जो एक न्यू ह्यूमन को बर्थ देने के केपेबल होते हैं। दे आर जस्ट नेक्स्ट टू गॉड्स, सो ऑलवेज रिस्पेक्ट फीमेल्स। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो लेक्चर है 20 मिनट्स एंड अबव हो चुका है। मैं नहीं चाहता हूं कि ये लेक्चर ज़्यादा एक्सपांड हो। नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के आगे वाले टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिए, ताकि आपका ये जो कुछ भी नॉलेज है साइंस 2 का, ये आपके फ्रेंड्स को भी गेन होता रहे और उनको भी अच्छे मार्क्स आते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।